गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है और इसके अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगी C4 प्लांट्स के बारे में। C4 प्लांट्स से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, उस फोटोसिंथेसिस क्रिया में जो डिफरेंस होता है उसी से वो C3 प्लांट से अलग माने जाते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ मार्फोलॉजी में चेंज होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से वो C3 प्लांट से अलग हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो दो स्टेप्स में पूरी होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसमें फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। वो NADPH2 और ATP आगे चलकर डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं, उनका उपयोग होता है। और वो उपयोग क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है, एसिमिलेशन या हिंदी में हम कहें तो स्थिरीकरण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब C4 प्लांट्स की हम बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो इन पौधों के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चार कार्बन होते हैं, इसीलिए ये पौधे C4 प्लांट्स कहलाते हैं। इसीलिए इनमें डार्क रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो C3 पौधों से अलग हो जाता है। तो सबसे पहले इन पौधों के बारे में कॉट्सचैक ने बताया था। कॉट्सचैक ने मोनोकॉट प्लांट शुगर केन पर अपने कार्य किए और ये देखा कि इन पौधों के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसका जो पूरा परिपथ है, जो पूरा पाथवे है, वो उनके द्वारा नहीं बताया गया। तो वो परिपथ के बारे में हेच और स्लेक के द्वारा बताया गया। हेच एंड स्लेक ने, इसीलिए इनके द्वारा जो एसिमिलेशन की साइकिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो हेच एंड स्लेक साइकिल या C4 साइकिल कहलाती है। अब किस तरह से इन पौधों की मॉर्फोलॉजी है वो अलग होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम देख लें कि नॉर्मली किन में ये पाया जाता है, C4 साइकिल किन पौधों में ये पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म पौधों की 15 फैमिलीज, जिनमें डाइकोट और मोनोकोट दोनों शामिल हैं, उनमें ये मिलता है। और उनके 1500 स्पीशीज जो हैं वो C4 साइकिल प्रदर्शित करती है, यानी वो C4 पौधे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें तो मोनोकोट की पोएसी फैमिली के पौधे, साइप्रेसी, और डाइकोट की अगर हम बात करें तो एजोएसी, सारे पौधे नहीं, एजोएसी की कुछ जातियां, एमेरेंथेसी, यूफोरबिएसी, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूं, है ना। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कि ये C4 साइकिल या ये पौधे C4 प्लांट होते हैं। अब ये C4 प्लांट क्यों होते हैं? इनकी एनाटॉमी जो है उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। उनकी जो आंतरिक संरचना है, और आंतरिक संरचना में इनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, हम सब जानते हैं वैस्कुलर बंडल जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं और संवहन का कार्य करते हैं। तो जो संवहन पुल होते हैं, इन संवहन पुल में इनके चारों तरफ, जाइलम और फ्लोएम से जो ये बनते हैं उसके चारों तरफ एक मृदुतक कोशिकाओं का रिंग पाया जाता है, रिंग, जिसे बंडल शीथ कहते हैं। ये बंडल शीथ C3 पौधों में एब्सेंट होती है। तो ये बिल्कुल मेजर डिफरेंस इनके वैस्कुलर बंडल में आ जाता है। अब C4 पौधों में पाई जाने वाली ये बंडल शीथ को हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंच इज ए जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है रिथ।
हिंदी में हम कह सकते हैं माला। तो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ एक माला की तरह की कोशिकाएं इसमें मिल रही हैं, बंडल शीथ कहला रही हैं। और इन कोशिकाओं में ये जो बंडल शीथ हम कह रहे हैं ये लीव्स में है, केवल पत्तियों में, ठीक है। तो लीव्स के अंदर यहाँ पर दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो गए, बाइमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक इनकी संरचना हो जाती है। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक इनका हो गया वो हो गया बाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस का ऑर्गन है, अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो जब हम पत्ती की संरचना देखते हैं तो लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ वैस्कुलर बंडल, चूंकि हम C4 प्लांट की बात कर रहे हैं तो बंडल शीथ वाले वैस्कुलर बंडल इनमें मिलेंगे। और ये जो कोशिकाएं हैं बीच में ये सब मीजोफिल सेल होती हैं। मीजोफिल सेल यानी ग्रीन कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य ये करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये इनकी संरचना होती है। अब जब ये वैस्कुलर बंडल की बंडल शीथ है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो ये दोनों क्लोरोप्लास्ट मिलकर इसे बाइमॉर्फिक बनाते हैं। बाई मतलब टू, मॉर्फिक मतलब उसकी आकारिकी, दो अलग अलग आकारिकी के ये मिलते हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्या डिफरेंस है? मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू बंडल शीथ, स्मॉलर देन बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, जबकि बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली लार्जर होंगे, मीजोफिल सेल से बड़े होंगे। मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेवलप्ड ग्रेना, प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड ग्रेना, पूर्ण विकसित प्रकार के ग्रेना इसमें पाए जाते हैं। ग्रेना क्या होते हैं? ग्रेना जो हैं वो स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स हैं। थाइलेकॉइड्स वो संरचना जहां पर की लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो वो थाइलेकॉइड मिलकर उनका एक ढेर का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्रेना कहते हैं। तो वो सुगठित होते हैं, वो बिल्कुल ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन बंडल शीथ में ये एब्सेंट होते हैं, यानी डेवलप्ड ग्रेना जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। थर्ड, इनका डिफरेंस मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट का थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो इन कोशिकाओं के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। जब ऑब्वियसली यहाँ एब्सेंट है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज यहाँ पर पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। पीईपी कार्बोक्सिलेज, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जबकि यहां पर रूबिस्को पाया जाता है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों एंजाइम जो हैं, मैं आपको बता रही हूँ C4 प्लांट की डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में डिफरेंस होता है C3 एंड C4 प्लांट्स में।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर रूबिस्को, ठीक है। तो जब रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है, इट मीन्स कि बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल होती है, और यहाँ पर चूंकि रूबिस्को एब्सेंट है इसीलिए यहाँ पर C4 साइकिल पाई जाती है। तो इसको माइंड कीजिए कि मीसोफिल सेल में C3 पौधों के अंदर C3 साइकिल होती है, जबकि C4 प्लांट में बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल पाई जाती है। तो जब C3 साइकिल हो रही है, रूबिस्को एंजाइम है, तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो एंड प्रोडक्ट जो है वो स्टार्च के रूप में बनाता है, इसलिए यहाँ पर शुगर का निर्माण होता है, और यहाँ पर शुगर का निर्माण या स्टार्च का निर्माण नहीं होता। शुगर बनती है, शुगर एक्यूमुलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर C3 साइकिल नहीं हो रही, रूबिस्को एब्सेंट है, और यहाँ रूबिस्को एब्सेंट है तो यहाँ स्टार्च का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस C3 और C4 पौधों के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बाइमॉर्फिक होते हैं। अब इन पौधों के अंदर जो साइकिल पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन की, जिसको कि मैंने कहा C4 साइकिल कहते हैं, चूंकि हैच एंड स्लेक ने इनको खोजा था इसीलिए इसे हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसका देखें तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको दो क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं, मीजोफिल का भी बनाना है और बंडल शीत का भी बनाना है, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे। ये है बंडल शीत, और ये हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो अब चूंकि एसिमिलेशन की बात करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं जब इसको, तो यहां पर इस सेल के क्लोरोप्लास्ट में इसको हम बना रहे हैं, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा ये पाइरुवेट से, पाइरुविक एसिड, जिसको हम पाइरुवेट भी कहते हैं। ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? मीजोफिल सेल के, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये फॉस्फेट ले रहा है तो एटीपी यूज होती है, एटीपी से ये फॉस्फेट लेता है, और वो एटीपी डाइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, दो एटीपी और दो एडीपी का निर्माण होता है। ये पूरा प्रोसेस चलता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट से ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करना है। तो ये यहाँ पर अभी मैंने आपको एंजाइम बताया था, पीईपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है, और निर्माण होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, जो कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADH2 से हाइड्रोजन लेके मैलेट या मैलिक एसिड का निर्माण करता है, मैलेट बनता है। NADH2 से ये डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है ना, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और मैलेट का निर्माण हो रहा है। अब ये मैलेट विल एंटर इनटू बंडल शीथ, बंडल शीथ में ये एंटर करता है, और इस मैलेट का फिर डिसोसिएशन होता है, और ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिक्स की गई थी पीईपी के द्वारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आ जाती है, और ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनाता है। पाइरुविक एसिड बोलेंगे या पाइरुवेट, दोनों एक ही चीज है। एंजाइम यहाँ काम आता है NAD मैलिक एंजाइम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अब क्या भविष्य होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसका अपना क्लोरोप्लास्ट है,
तो ये एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में। और अभी इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम है, यानी C3 साइकिल हो रही है, तो ये पूरा C3 साइकिल में एंटर कर जाता है। तो C3 साइकिल में राइबुलोज बाइफॉस्फेट इसको ग्रहण करता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का होता है एसिड का निर्माण करता है। पूरी केल्विन साइकिल यहाँ पर चलती है और ये रीजनरेशन फिर इसका होता है और शुगर का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि यहाँ शुगर बनती है और यहाँ पर शुगर नहीं पाई जाती। तो रीज़न क्या है? क्योंकि रूबिस्को यहाँ पर है, C3 साइकिल यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर C3 साइकिल नहीं है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बना रहा है और यहाँ पर वापस निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में यूज़ हो रही है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस C3 और C4 पौधों के अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। क्यों ऐसा होता है कि वो ज़्यादा दक्ष हैं फोटोसिंथेसिस करने में C3 पौधों की बजाय? तो इसका एक पहला उत्तर है कि यहाँ पर PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, जो कि रूबिस्को एंजाइम जो कि C3 साइकिल में मिल रहा है, रूबिस्को एंजाइम की बजाय ज़्यादा एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रदर्शित करता है। यानी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसको जल्दी फिक्स करेगा, रूबिस्को उसको ग्रहण नहीं करेगा। रूबिस्को एंजाइम की खास बात होती है कि वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस दोनों एक्टिविटी करता है, डुअल एक्टिविटी होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो अपनी ये एक्टिविटी रोक देगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगेगा। तो C3 पौधों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो रही है, जिस कारण की लॉस हो जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो रेट कम हो जाती है। इसीलिए C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।